नमस्कार। आज मैं जिस कहानी का पाठ कर रही हूँ उसकी लेखिका हैं डॉक्टर किरण और इस कहानी का शीर्षक है निम्मी बनाम निम्मोबी। डॉक्टर किरण ने एमए किया है श्रम एवं समाज कल्याण विभाग पटना विश्वविद्यालय से। इनकी पीएचडी है सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव महिलाओं की स्थिति एवं प्रतिष्ठा पर, पटना विश्वविद्यालय से। कोल इंडिया से महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं। साहित्य में इनकी गहरी रुचि है। कई पत्र पत्रिकाओं में लेख, कहानियाँ, समीक्षा, कविताएं प्रकाशित हैं। रेडियो, दूरदर्शन में कहानी पाठ करती रही हैं। विभिन्न सामाजिक विषयों पर आयोजित सेमिनारों में इनकी भागीदारी जरूर रहती है। विद्यार्थी जीवन से ही जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्य के रूप में कार्य करती आई हैं। चुनाव विहीन राजनीति में सक्रिय रही हैं। झारखंड के स्तर पर होने वाले महिला आंदोलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है और महिला मुद्दों पर गहन अध्ययन इनका नज़र आता है। इस कहानी को चुनने का मकसद यही है कि यह कहानी डॉक्टर किरण की कहानी है और यह समाज के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उभारती है। उन्होंने अपने इस कहानी संग्रह जिसमें ये कहानी संकलित है उसका शीर्षक भी रखा है निम्मी बनाम निम्मोबी और इसके नीचे इन्होंने लिखा है स्त्री मन की कहानियाँ। इन्होंने समर्पित किया है और उसमें लिखा है समर्पण में, मुझे आवाज़ देती उन नायिकाओं को जो समाज में व्याप्त दोहरे मूल्यों को झेलती, उन चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ती मेरे आसपास मौजूद हैं। तो प्रस्तुत है निम्मी बनाम निम्मोबी। ट्रेन के आखिरी हिस्से में जहां हम बैठे थे भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। अलग अलग तरह के कॉलोन की खुशबू, इत्र, पसीने की बदबू और भी कुछ महक छोड़ दे फैलाने वाले कारक वातावरण में मौजूद थे। कुल मिलाकर ये सब वहाँ ऐसी आबो हवा का निर्माण कर रहे थे जिससे नाक को तकलीफ हो रही थी तो दिमाग को परेशानी, फेफड़ों को घुटन और दिल का हाल पता नहीं। पर ऐसी बेचैनी हो रही थी कि लग रहा था चलती ट्रेन से कूद जाऊं, मगर यह संभव नहीं था। उन तमाम वाक़यात की तरह जो कई बार हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। एक शब्द कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, राहत मिल जाती है कुछ न कर पाने पर दिल की हताशा से, हाथ मलने से, मलाल से, मन की निराशा से। शायद मैं कवितामय हो रही हूँ। यह बदबूदार जगह कोई शब्दों के जाल में उलझाने की है क्या? दिल्ली से अलीगढ़ जाने वाली लोकल का महिला डिब्बा और जाहिर है मैं भी उस डिब्बे में सफ़र में थी। मेरी बेटी तन्नू के मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हम अलीगढ़ जा रहे थे। दिल्ली से जब यह सफ़र शुरू हुआ था तब सोचा नहीं था कि इतनी परेशानी होगी। वैसे सोच कर भी करना क्या था। हमारी सीमाएं हमारी गतिविधियों को निर्देशित करती जाती हैं। हमारे क्रियाकलाप वैसे ही घटित होते जाते हैं। बेटी के साथ बैठी मैं कुढ़ रही थी। तभी मेरी छठी इंद्रिय थोड़ी सक्रिय हुई। आभास हो रहा था जैसे कोई परिचित हवा आसपास बही हो, मानो कोई अपना इस भीड़ में मौजूद हो। अलीगढ़ की इस ट्रेन में कौन अपना हो सकता है? सामने की सीट पर बुर्के में ढकी एक दुबली पतली महिला मुझे घूरे जा रही थी, मानो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मेरी निगाह भी अचानक उस पर स्थिर हो गई थी। कई तरह के अभावों में रहने के बावजूद कभी दुबली पतली छरहरी रही मेरी काया स्थूल हो गई थी। पेट ही नहीं, चेहरे पर भी चढ़ी चर्बी की परतों ने लंबोतरे चेहरे का आकार बदल इसे चौड़ा कर दिया था। मगर पहचानने वाले ने पहचान ही लिया था। सामने बैठी महिला ने अपना नकाब हटाया।
मैंने देखा काजल से लिथड़ी दो बड़ी बड़ी आंखें जो कमजोरी और बीमारी से और बड़ी होकर निकलती प्रतीत हो रही थी। हम दोनों के चेहरे पर जाना अनजाना भाव आने जाने लगा था। होंठ पहचान की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे फैलने को थे और हम दोनों लगभग एक साथ ही फिल्मी अंदाज में एक दूसरे के नाम को पुकारते पहचान के दायरे में आ गए थे। मैं लगभग चीखती हुई बोल पड़ी थी, निम्मी। उसने शालीनता से शांत भाव में कहा, प्रभा। हम दोनों हतप्रभ थे, एक दूसरे को देखकर, पहचान कर, महसूस कर। यकीन नहीं हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। मैंने कहा, हम लगभग 20 वर्ष बाद मिल रहे हैं। नहीं, 19 साल 2 माह 10 दिन बाद। यही निम्मी थी। तुम्हारी मैथ की एक्यूरेसी गई नहीं। कोई तुम्हें चेहरे से पहचाने या नहीं, इस गणित से तो पहचान ही लेगा कि यह तू है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हमारी निम्मी इस बुर्के में निम्मो भी बनी मुस्लिम महिला के गेटअप में क्या कर रही है। कॉलेज के नाटक का सिलसिला क्या आज भी जारी है? मेरे सवाल जैसे निम्मी पर सवार होते जा रहे थे। रुआसी होती हुई भी उसने मानो खुद को संभाला और पास बैठी एक किशोरी की ओर इशारा करते हुए परिचय करवाया। शीजा, मेरी बेटी। मेरा मजाक धुआं बनकर उड़ रहा था। निम्मी के आगे के बोल कानों में पड़े। इसके इलाज के लिए ही दिल्ली गई थी और अब लौट रही हूँ। तू यहाँ कैसे? मेरी निगाह उसकी बेटी के चेहरे पर स्थिर हो गई। कृशकाय सी थी, निम्मी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों वाली, औसत कद काठी की एक बीमार सी 12 साल की लड़की उसके बगल में दुबकी बैठी थी। अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। ध्यान आया, मुझे भी तनु का परिचय कराना चाहिए। मैंने तनु की ओर इशारा कर कहा, मेरी बेटी तनु। इसके मेडिकल एग्ज़ाम के लिए अलीगढ़ जा रही हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। तू क्या अलीगढ़ में ही रहती है? हाँ, छोटा सा जवाब दिया उसने। मैं हतप्रभ। ढेरों सवाल थे। इमोशंस डोंट डिपेंड अपॉन वर्ड्स को चरितार्थ करते हम दोनों बगैर बोले बहुत सी बातें एक दूसरे को संप्रेषित कर रहे थे। हमारे संभले व्यवहार हमें ही अचंभित कर रहे थे। हम अपनी बेटियों की ओर देखने लगे थे। निम्मी ने जैसे ही बुर्का हटाया वैसे भी यह जनाना डब्बा था। मैं उसके उन लंबे घुंघराले बालों को ढूंढने लगी जिनको सुलझाते हुए निम्मी अक्सर परेशान हो जाती थी। अक्सर उसे अपने बालों को तेल पिलाकर, पिन लगाकर सीधा करना पड़ता था। हम सभी उसके घुंघराले बालों पर फिदा थे। जब कभी वह बालों को खुला छोड़ती, बाल अपनी फितरत दिखा ही जाते थे। चेहरे पर झूलती लट उसके सौंदर्य को और बढ़ा देते। पूरे कॉलेज में अपने जिन बालों के कारण वह जानी जाती थी, आज वे सिमट कर इतने थोड़े बचे थे कि बालों की दरारों से उसका सर झांक रहा था। निम्मी एक क्षीण मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी। बिन बोले बहुत कुछ कहने वाली उसकी आंखें पनिया रही थीं, जिन्हें संभालने की कोशिश में वह लगातार लगी हुई थी। बुर्के के अंदर मुड़े तुड़े सलवार कुर्ते से उसकी आर्थिक स्थिति परिलक्षित हो रही थी। साथ ही अपने प्रति की गई उसकी लापरवाहियों की दास्तान को भी बखूबी बयान कर रही थी। कॉलेज के दिनों में निम्मी सलीके से रहा करती थी। कड़े स्टार्च पर आयरन किया कॉटन का लहराता उसका दुपट्टा उसके आने से पहले दूर से ही उसके आने की सूचना दे दिया करता था। वह मुझे अक्सर झड़क कर कहती, लोग तुम्हें केयरलेस ब्यूटी कहते हैं, तो क्या उसे सच मान लेती हो? कपड़े हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। जरा ढंग की पहना करो, तब कहीं ब्यूटी होगी केयरलेस या केयरफुल। यह सलवटों वाला कुर्ता कितना गंदा लग रहा है। क्या इन्हें आयरन नहीं कर सकती? कितनी देर लगते हैं आयरन करने में? कभी ड्रेस सेंस का उदाहरण पेश करती हुई कहती, यह क्या नीली साड़ी के साथ पीला ब्लाउज? कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो क्या? अरे भाई,
थोड़ा ध्यान देना पड़ता है स्मार्ट लगने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं ढेर सारा मेकअप करना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर स्मार्ट और सुंदर दिख सकते हैं। नाटकों में काम करने के कारण पात्रों के अनुकूल ड्रेस ने उसकी खुद की रुचि को भी परिष्कृत कर दिया था। अपने को प्रेजेंट करने का उसका सुरुचिपूर्ण तरीका कईयों को आकर्षित कर जाता था। दीवानों की लाइन लगी रहती थी कॉलेज में। आज वही निम्मी सूखी टहनी सी प्रभावहीन व्यक्तित्व की बुढ़िया लग रही थी। प्रौढ़ता मुझ में भी आ गई थी, मगर अभी तक मैं माँ ही थी, दादी माँ नहीं बनी थी। लेकिन निम्मी के सफ़ेद बाल, सूखा चेहरा उसकी उम्र की सीमा को बढ़ाकर कहीं दूर ले जा रहे थे। निम्मी बता रही थी उसके शौहर नईम मियाँ काम के सिलसिले में मुंबई गए हैं, आज शाम तक आ जाएंगे। कभी निम्मी बड़े सोफिस्टिकेटेड आवाज़ में बात किया करती थी। कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है इसकी खूब समझ थी। कल की निम्मी होती तो कहती काम का मतलब क्या, व्यवसाय, रोजगार, किसी से मिलना। अरे साफ साफ बातें होनी चाहिए। शब्दों के सही इस्तेमाल की माहिर निम्मो आज बड़े ढीले ढाले अंदाज से बात कर रही थी। निम्मी मेरी उधेड़ बुन पुरानी यादों को ताड़ गई थी। उसने साफ शब्दों में कहा, सेजा के अब्बा ऑटो चलाते हैं। उनके एक रईस रिश्तेदार ने कुछ पैसे उधार देने की बात की थी। श्रीजा की बीमारी में पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। इसके दिल में एक छोटा सा सुराख है जो बहुत सारे खर्चीले इलाज को अपने अंदर समा लेता है। इसके अब्बा उन्हीं पैसों के इलाज में लगे हैं। श्रीजा हमारी इकलौती संतान है। कहने को तो लोग बेटे के बारे में भी बोलते थे, लेकिन नईम मियाँ मेरी राय से सहमत है। हमारे लिए औलाद के रूप में हमारी बस एक श्रीजा ही काफ़ी है। अब थोड़ी थोड़ी पहले वाली निम्मी झांकने लगी थी। कॉलेज के दिनों में हम दोनों एक से थे और औरों से अलग अलग इस मायने में कि हमारे बीच बहस की गुंजाइश हमेशा रहती थी, चाहे वह फिल्म, नाटक, कविता, समाज, राजनीति, साहित्य हो या हमारा व्यक्तिगत मामला। समझने और समझाने का एक स्कोप हमेशा बना रहता था। बातों को छीलने की आदत सी थी हमें। हमारे आसपास की महफिल को हमारी इन आदतों के कारण हमसे चिढ़ होती थी। लेकिन हमें क्या, हम तो अपनी बहस में भी आनंद में होते थे। एक बार उसके नाम निम्मी पर ही बहस छिड़ गई थी। तुम्हारे पेरेंट्स फिल्मों के शौकीन लगते हैं, फिल्मी नायिकाओं के व्यक्तित्व से प्रभावित, तभी तो तुम्हारा नाम निम्मी रखा, दूसरा नाम नहीं उन्हें मिला। प्रभावित होना इसे नहीं कहते, निम्मी जवाब दे रही थी। उन्हें यह नाम छोटा और प्यारा लगा था। फिर आत्ममुग्ध होती हुई कहा था, नाम का हमारे जीवन पर बड़ा असर होता है प्रभा। निम्मी नाम एक सुखद एहसास दे जाता है। बात बहस से हटकर भावनात्मक हो गई थी, अतः मैंने उस दिन आगे नाम पर चर्चा नहीं की। लेकिन आज सोच रही थी, उसके पेरेंट्स ने क्या कभी सोचा होगा कि निम्मी नाम का निम्मो में रूपांतरण में कितनी आसानी होगी। शब्दों के आकार उकार का हेर फेर और एक नया नाम बन गया, और उस नाम का अर्थ, व्यक्ति की शख्सियत, हैसियत, समाज, धर्म सब बदल जाते हैं। हम स्टेशन से बेटी को परीक्षा केंद्र पर छोड़ते हुए निम्मी के घर पहुंच चुके थे। छोटे छोटे 2 अंधकार भरे कमरों का घर। एक किनारे गैस रखकर किचन बना दिया था। घर के बाहर नाली में बहता पानी फैल रहा था। मुझे निम्मी का घर याद आ गया, उसके माँ पिताजी का घर, जिसे आमतौर पर लड़कियों का घर नहीं माना जाता है। पर निम्मी के उस अपने या पराए दोनों घरों का आउट हाउस भी उसके आज के घर से बेहतर था। निम्मी ने प्रेम विवाह किया था। नीरज गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। निम्मी बड़े शान से पति के साथ भुज के बंगले में रह रही थी। हमें इतनी ही सूचना थी। निम्मी बता रही थी, यह 2002 के एक रात की बात है। मैं और नीरज डिनर कर सोने जा रहे थे कि अचानक बाहर शोर सुनकर हम दोनों दरवाज़ा खोल बाहर बरामदे में आ गए थे और एक हुजूम की उत्तेजना के शिकार हो गए।
हुजूम में हाथों में तलवार था, माथे पर लंबा चमकता तिलक और गले में एक विशेष रंग का गमछा। उन्होंने नीरज को नामर्द, बीबी के आंचल में छिपकर बैठने वाला निकृष्ट इंसान, धर्म की रक्षा से उदासीन रहने वाला कहकर उसे ललकारा था। उस ललकार को बेअसर देख वे धकियाते हुए उसे अपने साथ खींच ले गए थे। नीरज का जबरदस्त विरोध उस भीड़ की सामाजिक चेतना और दूसरे धर्म को नेस्तनाबूद कर अपने धर्म को बचाने की जुनून के आगे शून्य हो गई थी। निम्मी उत्तेजना में कहे जा रही थी, यह धर्म व्यक्तिगत नहीं होता, कुछ विशेष जमातों का होता है और धर्म के नाम पर वह समूह कुछ भी करने को स्वतंत्र होता है। धर्म का सहारा लेकर स्त्रियों को सती की परंपरा के नाम पर जिंदा जला देते हैं, किसी की राष्ट्रीयता बदल देते हैं। तुम्हें पता है, वे नारा लगा रहे थे, पाकिस्तानियों को खदेड़ भगाना है। भगवान ने एक मौका दिया है, एक मौका बर्बाद न होने पाए। इन्हें पूरी तरह साफ कर देना है। बाबर की इन औलादों को अपने कलेजे पर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। निम्मी भावना में बह उन क्षणों को जी रही थी। आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। वह बता रही थी, मैंने आगे बढ़कर विरोध किया था। पता है, जो भारत माता की जय जयकार कर रहे थे, वही अपने उस कृत्य का विरोध करने वालों को उनकी माँ बहनों की गाली से नवाज रहे थे। मऊगा चूड़ी पहनकर बैठ अपनी माँ के आंचल में नामर्द, औरत के इशारे पर चलने वाला, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करने का मौका मिला है तो पीछे हट रहा है। वे हमारे लाख विरोध के बावजूद नीरज को खींच ले गए थे। तभी निम्मी के होठों पर मुस्कान भी आई, मानो कुछ और याद आया हो। बोल उठी, याद है प्रभा, हम मर्द नामर्द शब्द के अर्थ पर चर्चा किया करते थे। मैं भी मुस्कुरा पड़ी थी। चलो, निम्मी का दर्द थोड़ा भटका तो। लेकिन निम्मी फिर अपने में लौटी। बताने लगी, नीरज 2 दिन तक नहीं लौटा, न ही कोई सूचना आई। आया था दूसरा एक हुजूम। वेश भूषा गेटअप कुछ बदला बदला सा, लेकिन उन्माद एक सा। तब मुझ पर झांसी की रानी के रोल का असर कुछ यूँ था कि मैं झट से दरवाज़ा खोल बाहर आ जाया करती थी। लगता था विद्रोह का जिन कहीं मेरे अंदर अस्थायी हो गया है। उन दिनों हर पल नीरज का इंतज़ार भी रहता था, इसलिए उस हुजूम के सामने भी मैं आ गई थी, जिसने दूसरे जात धर्म का बदला मुझसे निकाला और मुझे छत विछत कर बुरी तरह घायल कर चला गया था। फिर आए थे नईम मियाँ, जो पड़ोस में रहते थे और अक्सर अपने ऑटो पर मुझे बाजार ले जाया करते थे। उस दिन बाजार के बदले अस्पताल ले गए और तब का साथ आज तक बना हुआ है। मैं बहुत दिनों तक नीरज का इंतज़ार करती रही, पर वह आज तक नहीं आया। शायद लावारिस अपरिचित शवों में कहीं उसकी भी लाश होगी, जिसे जलाया या दफनाया गया होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? आप जब लाश बन चुके हैं तो आपको दफनाया जाता है या जलाया जाता है। वैसे मैं भी एक लाश बन चुकी हूँ। अब नीरज मेरे साथ हैं या नईम मियाँ मायने नहीं रखता। मैंने तुरंत पूछा, तूने अंकल आंटी को फ़ोन नहीं किया? जब फ़ोन करने की स्थिति में हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तू तो जानती है, मम्मी पापा रवि के पास अमेरिका चले गए हैं। यहाँ जो भी रिश्तेदार बचे हैं, मम्मी पापा के अंतर्जातीय विवाह के कारण उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं बचे थे। मम्मी पापा बाद में मुझे देखने अमेरिका से आए थे, अपने साथ ले जाना भी चाहते थे, लेकिन मैं तब तक नईम मियाँ को पहचान चुकी थी। अपना घर जलने के कारण उसी की कोठरी में रहती थी। मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। दिल्ली या मुंबई जैसे महानगर में होती तो शायद यह संभव था कि मैं अलग धर्म की होते हुए भी नईम मियाँ के साथ रह सकती थी, लेकिन वहाँ भुज में, गुजरात के एक पिछड़े इलाके में यह संभव नहीं था। यहाँ हम बाद में पहुँचते हैं, हमारी पहचान पहले पहुँच जाती है। और हमारी पहचान है क्या? हमारी जाति, हमारा धर्म, किसकी बेटी हूँ, किस खानदान से हूँ। निम्मी बोलते बोलते फिर से हाँफने लगी थी। कुछ पल रुककर निम्मी ने जैसे मुझे याद दिलाया, याद है प्रभा, वह सेमिनार जिसमें औरत
एवं धर्म पर चर्चा हो रही थी और मेरे यह कहने पर कि औरतों का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वह तो पानी के समान होती है, दूसरों से मिली नहीं कि उसका अपना वजूद खत्म। आप अपने पति, अपने प्रेमी के जात के ही होकर रह जाते हैं। कितनी बहस हुई थी तब इस पर, लेकिन आज मैं इसे जी रही हूँ। मुझे कॉलेज का समय याद आ रहा था। इसी तरह बैठकों में हम चाय की प्यालियाँ खाली करते जाते और बातें चलती रहती, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला था। रामदेव को चाय के लिए आवाज़ लगाने के बदले निम्मी खुद बार बार चाय के लिए पानी उबाल रही थी। निम्मी ने बात आगे बढ़ाई क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं था। सपाट से रास्ते पर चलती जिंदगी थी, उधर तूफान झेलता निम्मी का जीवन था। निम्मी कह रही थी, धर्म बदलने के साथ साथ मेरा नाम भी बदल गया। मैं अब निम्मी नहीं, निम्मो भी हूँ। अब मेरी आस्था वेद पुराण से हटकर कुरान पर हो गई है। निम्मी के होठ मुस्कुराए। वेद, पुराण और कुरान, कितने मिलते जुलते नाम हैं निम्मी और निम्मोबी की तरह। ये तुकबंदी नहीं लगती। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। बातों के बीच कॉलेज की निम्मी झांकी लेती थी और मैं खुश हो जाती थी। आपसी पहचान उभर आती थी। सारा दिन मैं कभी निम्मी और निम्मोबी के बीच झूलती रही। निम्मी मेरी सबसे प्यारी दोस्त, निम्मोबी नईम मियाँ की बीवी, सृजा की अम्मी। निम्मी ने अपनी बात जारी रखी। भुज में तो फिर भी काम चल जाता था। निम्मी ज़्यादा प्रभावी रहती थी मेरे ऊपर, पर छोटी जगह में काम ठीक न चलने के कारण हम नईम मियाँ के मामा के घर अलीगढ़ आ गए। तब तो निम्मी पूरी तरह खत्म ही हो गई, रह गई केवल निम्मोबी, नईम मियाँ की बीवी, सृजा की अम्मी। पिछले 10 वर्ष से यही हूँ और अब तो लगता है केवल निम्मोबी हूँ। कहीं दूर तभी अजान की आवाज़ आई। निम्मी ने झट से दुपट्टा अपने सिर पर रखा। मैं आश्चर्य से देख रही थी और अपनी प्यारी सहेली निम्मी को ढूंढ रही थी। रात हो रही थी, मुझे दिल्ली लौटना था। निम्मोबी के शौहर, उसकी बेटी सृजा के अब्बा नईम मियाँ अपने ऑटो से मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। दिल्ली जाने वाली, दिल्ली अलीगढ़ आखिरी लोकल छूटने वाली थी।